रेल मंत्री को गुस्सा क्यों आया समीर जी? उनको अभी चढ़ाने में अभी प्रियंका चतुर्वेदी बोली ना, ये सर मोदी जी के रील मंत्री हैं, वही उसी पर चढ़ गए थे, नाराज हो गए थे अश्विनी वैष्णव। देखिए, अश्विनी वैष्णव बहुत डिसेंट पॉलिटिशियन है, बहुत पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है और मंत्री बनने के पहले भी मतलब इनके कई ऐसे किस्से हैं कि ये बहुत मतलब डाउन टू अर्थ है। कई बार लोकसभा के बाहर ऐसे गाड़ियां का अगर जाम लगता था, ऐसा लगता था कि टाइम लगेगा तो बाहर ही उतर जाते थे, बाहर से पैदल आते थे अंदर। कई बार इन्होंने मेट्रो में यात्रा की है। अभी भी मंत्री बनने के बाद, जब पहली बार जब मंत्री बन रहे उसके बाद भी कई बार ये मेट्रो से गए और इतने सहज सरल, इनका संपर्क सबसे इतना अच्छा है कि जब उड़ीसा से राज्यसभा चलने की बात चली तो नवीन पटनायक ने इनके नाम पर समर्थन किया कि भाई मैं इनको समर्थन दूंगा, और उन्हीं के समर्थन से राज्यसभा भी ये गए। पढ़े लिखे आदमी और बड़े मंत्रालय इनके पास है, इनके पास रेलवे है, इनके पास आईटी है, इनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसा बड़ा मंत्रालय इनके पास अश्विनी वैष्णव के पास है और बड़ा परफॉर्म किया इन्होंने। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मंत्री बने हैं तो कोई आरोप लगा रहा है, तो लोकसभा में आपको एक नेता के रूप में अगर विपक्ष लगातार आपका गलत डाटा दे रहा है, आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, तो आपको अपनी बात को गंभीरता से, जोर से और आवेश में आके कहना होगा। आप शांत रूप से कहोगे तो विपक्ष को लगेगा कि मंत्री जी के पास जवाब नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जरूरी था उनको इस बात को बताना कि कांग्रेस और विपक्ष बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि इनके कार्यकाल में रेल दुर्घटनाएं ज्यादा हुई है। वो पूरा इतिहास बता रहे थे कि रेलवे के सुधार के लिए किस सरकार ने कितना काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन्होंने रेल का बजट बढ़ाया, भले अलग रेल से बजट नहीं किया, उसको मेन बजट में शामिल कर दिया, लेकिन रेलवे के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अब तो बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे मातरम हुआ है, रेलों के आधुनिकीकरण के लिए और रेलवे की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए और रेलवे की सफाई के लिए जितना 2014 से हुआ है, ये पूरा देश लग गया कि अब इस पार्लियामेंट में, इस माहौल में शांत रह करके कुछ बिल्कुल। और आपको बताना पड़ेगा ना, विपक्ष बार बार अगर उस बात को उठा रहा है तो आपको गुस्से में, आवेश में आके ऊंची आवाज में बताना पड़ेगा, तभी विपक्ष समझेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है वैष्णव जी भी उसी भाषा में विपक्ष को समझा रहे थे जिस भाषा में वो समझना चाहते थे। हाँ सर, मैं कह रहा हूं कि जनरली कहा जाता है कि बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। ठीक बात। जिसे आप कह रहे हैं कि शांति से नहीं बोलते, तो जब जोर से बोलते हैं तो सुनाई देता है। लेकिन जो दोनों बातें हुई, रेल मंत्री कह रहे हैं प्रियंका जी और तरुण गोगोई जो है, गौरव गोगोई जो कह रहे हैं वो भी सच है, दोनों बातें सच है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के और प्रधानमंत्री इस सरकार के 10 साल में रेलों को लेकर बहुत काम हुआ, बहुत सारा बदलाव भी है, रेलवे स्टेशन को लेकर, ट्रैक्स को लेकर। लेकिन ये भी सच है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं नहीं रुकी। ये दोनों चीज़ों का आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा आप काम कर रहे हैं तो आप छोड़ो, बाकी चीज़ें साथ सो खून माफ है, ऐसा नहीं हो सकता। और अश्विनी वैष्णव पढ़े लिखे हैं, डिसेंट है, वो सब ठीक है, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा ना, उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। लेकिन यदि एक रेल मंत्री के रहते हुए लगातार हर दिन कोई ना कोई ट्रेन डिरेल हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, और वो जो बालासोर की घटना है उस समय उनको रेल मंत्री के लिए बड़ी चर्चा हुई थी कि वो जिस तरह से बैठे थे और एक कैमरा उनको काम कर रहा था। लेकिन वो मैं उस पर नहीं जाता, ये रेल मंत्री तो चलता रहता है। लेकिन दोनों बातें सच है, अश्विनी जी ने बहुत काम किया रेल मंत्रालय में, लेकिन अब भी बहुत काम करना है। और अगर रोजाना कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब कोई एक बड़ी बदलाव की जरूरत वहां पर दिखाई दे रही है। और वो वंदे भारत चलाने से, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चलाने से भी उसका एक्सक्यूज नहीं मिल सकता कि आप ट्रेन एक्सीडेंट्स को चलाते हैं। इसको ऐसे सोचें, बालासोर वाली घटना थी, भारत में इतिहास में जो बड़े हादसे होंगे उनमें वो दर्ज है, रेल घटना में, रेल दुर्घटनाओं में। उसके बाद भी इनको वही चार्ज दिया गया। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों मंत्रिमंडल में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका बात ठीक है कि वो काम लगातार कर रहे हैं, दोनों बातें अच्छी है। बल्कि मुझे लग रहा है कि वो ओवरबर्डन्ड है इस समय, क्योंकि रेल मंत्रालय ही अपने आप में एक बड़ा मंत्रालय होता है, बहुत भरोसा करते हैं, तो जितनी जिम्मेदारी है और सूचना प्रसारण मंत्रालय है, तीनों बड़े मंत्रालय एक साथ देना भी एक ओवरबर्डन भी हो जाता है, तो वो ओवरबर्डन भी आप हो जाते हैं ना। जबकि रेल मंत्रालय इतना बड़ा है कि एक जमाने तक तो आप बजट ही अलग रखते थे, रेल बजट, रेल मंत्री तो छोड़िए, रेल बजट भी अलग होता था। लेकिन अब बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बात हो रही है रेल मंत्रालय में जितने मंत्री बदले गए 2014 से लेके, किसी विभाग में इतना नहीं हुआ। पहले सदानंद गौड़ा सबसे पहले सुरेश प्रभु सदानंद गौड़ा बने, उसके बाद पीयूष गोयल आए और उसके बाद ये आए। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी का इस बात पे फोकस है कि भाई रेलवे के अंदर बेहतर काम होगा। कोई मंत्री नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बदला है, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए, रेलवे के इंप्रूवमेंट के लिए, रेलवे की आवाजाही करने के लिए, समय से ट्रेन चले, दुर्घटनाग्रस्त न हो और सारा सुरक्षित रेलवे की यात्रा हो। हिंदुस्तान की तीसरे मंत्री की बात भी बता देता हूं, वो नितिन गडकरी जी हैं। वो क्यों चर्चा में है, वो इन दोनों मामलों से अलग मामले थे एक्चुअली। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी निर्मला जी को कि जो इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगता है, जो हम और आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उस सब पर जीएसटी ना लगे।
अच्छा, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी कि एक चिट्ठी से हो जाएगी कि कोई किसी की सिफारिश करवाई है उन्होंने और मंत्री जी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक किस्म का पॉलिसी मैटर है और ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। ये उतना बड़ा मैटर है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई ये तेल को क्यों नहीं ले आते आप लोग, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ले आते, तो ये जीएसटी काउंसिल में ही तय हो सकता है और कहीं नहीं, जिसमें सारे प्रदेशों के वित्त मंत्री बैठेंगे और खुद निर्मला सीतारमण जी बैठेंगी। ये फैसला भी वहीं होगा कि इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगे या नहीं लगे। तो अब इसका बात जब आगे बढ़ाई, इसको विपक्ष ने यहाँ पकड़ लिया, हाथों हाथ लिया और कहा कि अब देखिए तो मंत्री है, एक मंत्री दूसरे मंत्री को सोशल मीडिया के जरिए बता रहा है, मतलब अब तो सोशल हो गए ना, क्योंकि मतलब उन्होंने तो प्राइवेट चिट्ठी लिखी, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि भाई इस पर ये जीएसटी आप वापस ले लो, ये करवाना था तो आप पहले करवा लेते, बजट से पहले करवा लेते, तो कुछ बात भी होती है, चिट्ठी लिखने से क्या होगा। तो इस पर भी थोड़ी सी राजनीति चली। अब नहीं तो लोग उनसे मिलने आया है, उन्होंने एक पत्र लिख के, भाई जो हम लोग भी बहुत सारे काम जाते हैं मंत्रियों के या किसी को लेकर के, तो पहला काम तो पत्र लिखना होता है, फिर फोन करते हैं कि भाई एक लेटर भेज रहा हूं, इस पर जरा ध्यान देना। वो एक मांग रही है कि लोगों को प्रीमियम कम लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। अब वो सही है गलत है उस पर बहस हो सकती है, लेकिन अब विपक्ष को तो इशू बनाना है, इशू बना रही है विपक्ष के, भैया देखो मंत्रियों में कम्युनिकेशन नहीं है। अभी तक तो ये आरोप लगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी की लॉबी तो नहीं कर रहे हैं वो, हो सकता है आने वाले समय में ये भी देश में आरोप लग जाए। लेकिन इस समय ओवरऑल जो आपने भी कहा, इन्होंने कहा कि जो संसद का जो स्वरूप है कि बगैर मतलब ऊंची आवाज तो मेरी समझ में आती है, लेकिन ये जो कहें गुस्से और आवेश में बोलना है, मैं थोड़ा उससे सहमत नहीं हूं। आप शांत तरीके से भी तथ्य और तर्क के साथ बात रख सकते हैं। हमेशा गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं होता है, बिल्कुल एकदम गुस्सा भी है, लेकिन उसको शांति से उस बात को रखा जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि एक सैनिक भी जो युद्ध करता है वो गोली चलाने के पहले अपने मन को शांत करता है कि उसका निशाना न चुके। अगर वो अशांत और गुस्से में आ जाएगा तो उसकी गोली बाएं से दाएं चली जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी इसमें पहचान है कि जितने चिढ़ाने के बावजूद, उत्तेजित होने के बावजूद आप कैसे उत्तर देते हैं। क्योंकि अश्विनी वैष्णव साहब ने जो उत्तर दिया है, जो अभी सवाल उठा रहे थे, ये बहुत हो गया, बैठो बैठो, ना वो तो किया, लेकिन उन्होंने आंकड़े दिए है ना कि आप तो जब 0.24 होता था 29 तो आप ताली बजाते थे, हमने दुर्घटना 0.3 कर दिया, आपने ताली लगाया। आपके यहाँ कमेटी बनी, उसने सारा कुछ किया कि कवच लगाना है, एक आपने छुआ नहीं। हमारे यहाँ उस रिपोर्ट को पढ़ के हमने लगाया है, तो ये अपना एक काम किनारे। लेकिन देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि भारत की रेल सेवा इस समय बहुत प्रामाणिक है। मैं इधर रेल से यात्रा किया हूं, मुझे बहुत असंतोष हुआ है। एक तो किराया जो है इतना ज्यादा है, रेल का बात है साफ, हर रेल का जो किराया है इस ढंग से प्रीमियम किराया, फलाना किराया, पहले एक फिक्स किराया हो सकती है। देखिए सुविधाओं में तो जिस ट्रेन का आप नाम ले रहे हैं, मैंने शताब्दी में चलिए तो उसका वॉशरूम तक गंदा मैं देख रहा हूं, शताब्दी में मैं लगातार जा रहा हूं, उसकी सीटें में गंदगी हो रही है। तो इसीलिए कम से कम यात्रियों की सुख सुविधा पर थोड़ा सा बाकी आप जरूर करिए, अच्छे ट्रेन निकालिए, लेकिन वो होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इसको उस इशू नहीं बना रहा है। सर इशू बन गया हमारा महाराष्ट्र में, ठाकरे साहब ने बोल दिया है कि अब तो या मैं या देवेंद्र फडणवीस। ये बात बड़ी फिल्मी स्टाइल है, लेकिन कही है उन्होंने, नाराजगी थी। दरअसल उन्होंने कहा कि ये मुझे और आदित्य को, दोनों को, पिता पुत्र को, हम दोनों को जेल में डालने की साजिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं और कुछ लोग मानते हैं कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर भी हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे ये तो मुझे जेल में डालना चाहता है, ये रहेंगे या मैं रहूंगा। उद्धव ठाकरे की बात सुनाते हैं आपको। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते, सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे। तर तू तर राहशील तर मी तर राहील। अजूनही माझ्याकडे अधिकृत पक्ष नाही, माझ्याकडे चिन्ह नाही, माझ्याकडे पैसा नाहीये, पण मी केवळ आव्हान देऊ शकतो आणि देतोय ते तुमच्या ताकदीवर, तुमच्या भरोश्यावर। समीर जी बताएंगे, आप तो मुझे कहते थे इन दोनों के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। रिश्ते अच्छे, लेकिन उद्धव ठाकरे किसकी बात पे उद्धव ठाकरे जो बयान दे रहे थे, जो बोल रहे थे, ये पार्टी की बैठक थी, वो बांद्रा में रंग शारदा हॉल में इनकी बैठक हो रही थी। अनिल देशमुख ने अभी कहा कुछ दिन पहले कि मुझे देवेंद्र फडणवीस के आदमी आए थे और वो कह रहे थे कि आप इस एफिडेविट पे साइन कर दो, हमें आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जेल भेजना है। अब उनकी बात को सही मान रहे थे, वही अनिल देशमुख तो वही है ना,
जो 100 करोड़ रुपए वसूली के लिए जेल पूर्व में गए गृहमंत्री थे, जेल में रहे जो। पूर्व गृहमंत्री जो जेल में गए थे 100 करोड़ की वसूली के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के बड़े करीबी रहे वो, तो उनके आरोप जो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस लगाया, और देवेंद्र फडणवीस के कारण तो अनिल देशमुख जेल में गए। तो विदर्भ की लड़ाई, अनिल देशमुख विदर्भ से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, तो अनिल देशमुख को लगा कि अब शरद पवार तो इतनी मदद करेंगे नहीं, तो मैं उद्धव ठाकरे को इसमें घसीटता हूं, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ दी। उद्धव ठाकरे ने उसको सही मान लिया कि मुझे जेल भेजने की कोशिश हो रही थी, तो उन्होंने इसमें रिएक्ट करा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस और इसके अंदर इतना है, लेकिन जिस अनिल देशमुख ने कहा और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया, उन्होंने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की नहीं कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी में बहुत गर्मी है, लोकसभा में तो आधी गर्मी हमने उतार दी, विधानसभा में चुनाव में आ जाए, बाकी बची हुई गर्मी हम महाराष्ट्र के अंदर उतार देंगे। और अब गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर एक शिव सैनिक गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई शुरू कर रहे हैं। और मुझे तो परसों जो खबर आ रही है, ज्यादा गंभीर है, ये बड़ी गंभीर समस्या आ रही है कि जो शाखा प्रमुख है उद्धव ठाकरे के लोग, वो लोकल बात पे ये कह रहे हैं कि गुजराती दुकानदार होगा तो उसे सामान नहीं लेना है, मराठी ढूंढो उसको दुकान से सामान लो, गुजराती दुकानदार से अपने को काम नहीं कराना है। ये एक तरह का जो सेंटिमेंट जमीन पे जा रहा है महाराष्ट्र बनाम गुजरात का, मुझे लग रहा है ये एक बहुत ठीक नहीं है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को उस बात का मालूम है कि जिस तरीके से उनका वहां प्रदर्शन रहा है और उनको संभावना लग रही है कि मैं आने वाले समय में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 90 दिन बाद बन जाऊंगा, तो वो इस लड़ाई को और तेज करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मैं देवेंद्र नरेंद्र मोदी में जितना हमला बोलूंगा उतना मेरा वोट बैंक मेरे साथ जुड़ेगा और मेरे मुख्यमंत्री की संभावना ज्यादा बनेगी। नहीं, आपको वो सारी कोशिशें जो भी कहानियां थी कि भाई देवेंद्र फडणवीस भाजपा साहब, माफ कीजिएगा, ठाकरे और भाजपा साथ आ सकते हैं, खत्म। देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है और उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बहुत कमजोर होता, तो इस बात की संभावना विधानसभा के पहले उद्धव ठाकरे नरम पड़ जाते, मुझे लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, अब उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। अगर यही परिणाम विधानसभा में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उन्हें मुख्यमंत्री बनने की संभावना दिख रही है और विपक्ष की तरफ से वो अकेले निर्विवाद नेता मुख्यमंत्री बनने के, अगर भाजपा के साथ जाएंगे तो क्या भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाती? जिस भाजपा ने 2.5 साल के लिए उनको कमिट नहीं किया था, उस झूठ के आधार पर उद्धव ठाकरे अड़े रहे, सरकार चली गई, पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गठबंधन टूट गया, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़े रहे 2.5 साल के लिए, तो क्या वो इस बात पे चले जाते कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना देगी? ये सवाल ही नहीं उठता कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में लेके, अब जो कुछ गठबंधन नया अगर बनेगा तो वो विधानसभा चुनाव जैसे परिणाम आएंगे उसके आधार पर नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र में। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उनकी थोड़ी सी जो जोश है बढ़ा दिया, गर्मी में नहीं करा, जोश बढ़ा दिया है। और वो अब विधानसभा चुनावों में उनको लग रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी है उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार वही हैं और वो अब बहुत समय करीब आ गया। और ये तो साफ, ये भारतीय जनता पार्टी को बनाना होता तो वो 25 साल की दोस्ती क्यों खत्म करते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाना होता, और उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तो उद्धव जी नहीं आए हैं। एकनाथ शिंदे के वक्त भी मैं यही कह रहा था, जब एकनाथ शिंदे तोड़कर आए थे तो सब लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, तो तब भी मैंने कहा कि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ नहीं आ रहे। तो उस समय भी ये तय हुआ, जब एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वहां रहते हैं तो उद्धव ठाकरे को आप सोच रहे हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन गर्मी वाली बात, मतलब गर्मी तो खूब हो रही है, वैष्णव जी गर्मी में बोल रहे हैं या ठाकरे जी गर्मी में बोल रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है गर्मी राजनीति का सबसे, जिसको कहें कि महत्वपूर्ण और स्थायी भाव है और ये होना ही चाहिए। अगर आप में गर्मी नहीं है तो फिर क्या मतलब है, फिर राजनीति में क्या है, वो कुछ और काम करो। लेकिन एक बात जरूर है कि जी नौकरी कीजिए, फिर हाँ नौकरी करिए, ठीक बात। गर्मी का मतलब आप गुस्से कहे उष्णता कह रहे हैं कि आप क्या? हाँ, मतलब ठीक बात है, गर्मी गुस्सा से गर्मी नहीं होती। हाँ, गर्मी तो एक उष्णता। अभी देखिए महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसमें उद्धव ठाकरे भले देवेंद्र फडणवीस से कह रहे हैं कि या देवेंद्र रहेंगे या मैं रहूंगा, लेकिन इसको कई बार कहा जाता है कि उस शब्द के पीछे की ध्वनि क्या है उसको सुनना चाहिए। वो दरअसल एकनाथ शिंदे को संदेश दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं, अब इसमें कोई बहस नहीं है जी। अभी सीएम कॉन्क्लेव हुआ तो डिप्टी सीएम होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस पहली कतार में थे, जिस स्थान पर बैठे थे वो दिखा रहा है कि उनका महत्व क्या है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती पेश की है लोकसभा के चुनाव में, वो उनके लिए बहुत बड़ा संकट है। और देखिए जहां वो खड़े हैं, जब तक हाथ न मिल जाए, जब तक इधर से डील न हो जाए, तब तक तो उनको इतना ही तीखा होना पड़ेगा, इससे कम में गुंजाइश नहीं होने वाली।